स्पेस, स्पेस टेक, डिफेंस टेक, न्यूक्लियर टेक, अंडर एडवांस टेक्नोलॉजी, लैब टू स्टडी, नैनोटेक, बायोटेक, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट रिलेटेड टेक्नोलॉजी, और हम कह सकते हैं कि वी विल टॉक अबाउट सम एनर्जी, health and diseases, miscellaneous as a current affairs. Okay, so this is the entire approach to attempt the science and technology for your study. So जब भी आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है तो आपको यही अप्रोच लेके चलना है, ठीक है, कहीं पर भी, ठीक है, ये एकदम स्पेसिफिक है, एकदम स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी। अच्छा, यूपीएससी के लिए तो ऑल आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। स्टेट पीसीएस की अगर बात करें हम, अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो अगेन स्पेस, डिफेंस, न्यूक्लियर, ठीक है। अब ये एक्सटेंड, अब अगर पूरा यूपीएससी कोई स्टेट फॉलो करता है तो ये पैटर्न पूछा जा सकता है, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे ना तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में, ठीक है। ये 3 प्रीलिम्स स्पेसिफिक है। प्रीलिम्स में नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से यूपीएससी कब पूछता है, ठीक है, और क्रिस्प, जीन एडिटिंग वाले कॉन्सेप्ट जो ये सब पूछता है नॉर्मली, ठीक है। ये पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये चीज जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये बेसिक से एडवांस लेवल पे हम लोग जा सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। इन्वायरमेंट रिलेटेड टेक्नोलॉजी जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, एनर्जी ही पढ़ना रहता है, एनर्जी, एनर्जी सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, ठीक है, जैसे बायोगैस हो गया, वो कैसे कैसे यूज हो रहा है हमारा, तो उस तरीके, उससे रिलेटेड हम लोग को पढ़ना रहता है। बड़ा बेसिक सा चीज है ये वाला, हेल्थ एंड डिजीज वाला इन्फॉर्मेशन लेना है हमको, ठीक है। कितना हेल्थ डिजीज आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, वो चीज देना। मिसलेनियस इसको लास्ट में रखता हूं मैं, क्योंकि ये सब का बेसिक्स आपको जानना है, ठीक है। बेसिक्स जब आप जान जाएंगे ना तो फिर करंट अफेयर्स जब भी पढ़ेंगे, लेट से कि ऊपर में कोई गया सैटेलाइट, कि पीएसएलवी गया, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल गया, या जी सैट गया, जियो स्टेशनरी वाला कोई गया, तो क्या है वो, तो आप करंट अफेयर्स पढ़िएगा तो इसके बेस पे पूरा रिलेट कर पाइएगा आराम से। तो नॉर्मली होता है क्या है ना कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में तो पढ़ाया भी नहीं जाता है और सब करंट अफेयर्स पढ़ करके चले जाते हैं, लेकिन उससे जब कुछ कोर कॉन्सेप्ट आता है ना तो फिर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हम लोग, ठीक है। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो पहला जो हमारा स्टार्ट होगा अगेन स्पेस टेक्नोलॉजी, और मानस आप रेडी रहिएगा, ठीक है। तो हम लोग, हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा, वी विल डील विद द स्पेस टेक्नोलॉजी। सो दिस इज ओके, आप रेडी रहिएगा मानस। अब स्पेस टेक्नोलॉजी में भी हमको कैसे कैसे पढ़ना है, हम पहले देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेस, कि भैया स्पेस ही क्या है और स्पेस स्टार्ट कहां से होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे ऑर्बिट, ऑर्बिट देखेंगे हम लोग देखेंगे सैटेलाइट, फिर हम लोग देखेंगे लॉन्चिंग व्हीकल, लॉन्चिंग व्हीकल। ये सब करने के बाद हम लोग बेसिक साइंस देखेंगे। अब बेसिक साइंस में हम लोग क्या देखेंगे, जैसे अगर हम आपको एग्जांपल बोले तो नीचे से जो हम लिफ्ट करते हैं तो उसमें कौन सा साइंस लगता है, जैसे न्यूटन्स का लॉ हम लोग यहाँ पे देखेंगे, न्यूटन्स लॉ देखेंगे हम लोग, ठीक है। प्लस उसमें न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, प्लस ग्रेविटेशनल लॉ देखेंगे हम लोग। फिर हम लोग समझेंगे कि केपलर्स लॉ ऑफ मोशन क्या है, वो देखेंगे हम लोग। इसी में हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स,
सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सारी चीजें देखेंगे हम लोग। इसमें हम लोग एस्केप वेलोसिटी देखेंगे हम लोग, थोड़ा साइंस एंगल हल्का सा डालेंगे, ठीक है। तो नाउ इस तरीके से स्पेस टेक्नोलॉजी को हम उसको अप्रोच लेते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, तो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की अगर हम बात करें तो हम स्ट्रक्चर भी बनाएंगे और फिर एक एक डिस्क्राइब भी करेंगे आराम से, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है। आपको इससे एमसीक्यू भी बहुत मिलेगा, स्पेस कमीशन, और मेंस एंगल तो मिलेगा ही मिलेगा। ऑटोनोमस बॉडी, इसरो, CPSCs। ऑटोनोमस बॉडी में वी हैव PRL, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, फुल फॉर्म बाद में कर लीजिएगा, ठीक है, टाइम लगेगा उसमें, नहीं तो नॉर्मल जो शॉर्ट फॉर्म है वही हम लोग लिखने की अभी कोशिश करेंगे। PRL, NARN, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म जस्ट आप गूगल से चेक कर लेना, ठीक है, यहाँ पे अभी लिखने की जरूरत नहीं है। PRL, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, IIST। Again, coming towards ISRO, we have ISRO Council, ठीक है ना। ISRO काउंसिल बना, VSSC अभी लिख लेते हैं सिर्फ पहले आप लोग, लिक्विड प्रोपोर्शन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर, URSC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, NRSC, HSFC। इसमें से हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, बाकी सारा एकदम इंपॉर्टेंट नहीं भी है, लेकिन स्ट्रक्चर अब देख लिखा क्या है। स्ट्रैक, HCF, ठीक है। नाउ दिस इज अंतरिक्ष, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी थोड़ा सा डिफेंस के अंदर भी हम लोग देखेंगे। अंतरिक्ष का नाम सुने कोई भी? अंतरिक्ष क्वेश्चन एमसीक्यू में प्रिलिम्स ऐसे भी आता है। अंतरिक्ष का नाम सुने? कैसे, कैसी बॉडी है ये? आपसे पूछेगा कि डिफेंस में कमर्शियल बॉडी का नाम बताइए, तो ये जो अंतरिक्ष जो है ना, ये दिस इज कमर्शियल बॉडी, मतलब डिफेंस सेक्टर में जो बाई एंड सोल्ड होता होगा, सेलिंग होता होगा टेक्नोलॉजी को, तो वो उसको डील करता है, अंतरिक्ष डील करता है उसको। फिजिकल रिसर्च सबसे पहले तो स्टार्ट हुआ आपको फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, ये 1947 में। हेडक्वार्टर का है, हेडक्वार्टर सब आप लोग बताइए अगर कुछ पढ़े होंगे तो। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की अगर बात करें हम, तो इसका हेडक्वार्टर ये हमसे ऐसे भी, मतलब आप छोटा मोटा भी एग्जाम देने जाते हैं ना, तो साइंस एंड टेक में ये सब रट के जाते हैं, वो तरंग वेल पोल्यूशन वगैरह सब बैक में सीलिंग्स पार्ट में लिखा मिलेगा। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, इसका हेडक्वार्टर बोलिए अहमदाबाद में है, ये अहमदाबाद में, और ये 1947 में बनाया। किसने बनाया होगा? नेहरू जी इसमें है, बनाए ये नहीं है, लेकिन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए, साइंस एंड टेक में आगे करने के लिए नेहरू जी का स्टेटमेंट है, बताता हूं, उनके उनके उनका एक कोटेशन भी है, ठीक है। तो उनसे भी आप कोई चीज स्टार्ट कर सकते हैं लिखना, आंसर राइटिंग लिखना, यहाँ से अगर बात करें आप तो 1947 में ये बन रहा है हमारा, 1947 में बन रहा है, ठीक है। फेमस आदमी का नाम है हाँ, विक्रम साराभाई, ठीक है। तो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी हम यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा, इससे भी पहले हम देखेंगे ना कि एक उसके अंदर नहीं आता है, लेकिन प्राइवेट बॉडी टाइप का है, उसका नाम है TIFR। TIFR, अब ये TIFR क्या है बताइए? TIFR सेटअप कब हुआ है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये 1945 में सेटअप हो रहा है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। ये इससे फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी से पहले की बात बता रहा है, ये 1945 में और सेटअप हो रहा है। इसको सेटअप कौन कर रहा है? मुंबई में हो रहा है सेटअप, ठीक है, उस वहीं पे आता है हमारा, बॉम्बे में सेटअप हो रहा है।
और आदमी का नाम एमसीक्यू है, सवाल कुछ नहीं है। होमी जे भाभा, ठीक है। हाँ, जहांगीर होमी जे। अब बात देखिए, कुछ चीज डेट वगैरह हो सकता है एरर हो जाए, ईयर डेट तो नहीं इसमें जरूरत है कि कौन कब एस्टैब्लिश हो रहा है, थोड़ा सा गूगल मार लीजिएगा, बाद में भी कुछ नहीं है, ठीक है। भावनाओं खाली समझिएगा, ठीक है। होमी जे भाभा, ठीक है। तो TIFR ये वाला बन रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है करीब 1961 में नेहरू जी देखते हैं कि हम लोगों को इस चीज में आगे बढ़ना है, तो 1961 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी बनता है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बनता है, ये 1961 में बनता है, और बनाने वाले जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। और इसमें जो चेयरमैन जो स्टार्टिंग में बनते हैं ना, वो होमी जी भाभा ही रहते हैं। इस डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जो रहते हैं वो होमी जी भाभा ही रहते हैं। उसके बाद एक और है इनकॉस्पार, इसका भी एक फुल फॉर्म, लंबा चौड़ा फुल फॉर्म है। 1962 में हम देखेंगे कि विक्रम साराभाई जो है, ये अगेन टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है। ये 1962 में विक्रम साराभाई, ठीक है, ये फिर करते हैं, और यही चीज आगे चल करके जो कन्वर्ट होता है। अच्छा, इनकॉस्पर के अंदर में जो है ना, विक्रम साराभाई चेयरमैन बनते हैं, और यहाँ पे TERLS स्टैब्लिश होता है। क्या ऑर्गेनाइजेशन है, टेक्नोलॉजी रिसर्च, फुल फॉर्म देख लीजिए इसका, देखिए इनकॉस्पर, ये R&D से, ये है लॉन्चिंग स्टेशन, इसका फुल फॉर्म लिखिए, थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन। थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन। पहला मिसाइल जो जा रहा था ना, देखिएगा फोटो मिलेगा आपको, साइकिल में लेके जा रहा है, हाँ, ठीक है। तो सोचिए वहां से हम लोग आज कहाँ है, हाँ, थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन। अच्छा, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है ना। TIFR बन रहा है, फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी बन रहा है, फिर आपको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बनना है 1961 में। ये ये किसी के अंदर में का मतलब नहीं है, किसके अंदर में आपको लाना चाहते हैं पहले बताइए। अभी अभी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी स्टार्ट हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अभी सेटअप नहीं हुआ है। हाँ, हाँ, इनकॉस्पार के नीचे कुछ नहीं है, ये R&D वाला ऑर्गेनाइजेशन है। विक्रम साराभाई इसके चेयरमैन है, और ये आते ही जो है लोग इस चेयरमैन, ये जो है डिसाइड किया गया कि हमको एक लॉन्चिंग स्टेशन चाहिए मिसाइल को लॉन्च करने के लिए। तो थुम्बा इक्वेटोरियल, यानी किधर है थुम्बा इक्वेटोरियल, किस तरफ है, एकदम साउथ में है, इक्वेटर के करीब है, ठीक है। तो वहां पे ये लॉन्चिंग स्टेशन कल स्टैब्लिश किया गया, यही है इसमें, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम देखेंगे, ये 1963 में स्टैब्लिश हो रहा है, ये 1963 में स्टैब्लिश हो रहा है TERLS। फिर हम देखेंगे कि अब जो ये जो कन्वर्जन हो रहा है, ये रिसर्च पर कन्वर्जन हो रहा है। अभी तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, अभी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, ठीक है। तो अब एटॉमिक एनर्जी एक बड़ा पहलू है, तो इसको थोड़ा सा स्प्लिट किया गया नॉर्मली। तो अब समझिए कि डिफेंस टेक्नोलॉजी की भी बात होगी आगे चल करके, डिफेंस में भी जाएंगे हम लोग। यहाँ पे स्पेस के लिए जो है ना, अलग से हम देखेंगे कि 1963 में ये बन रहा है, इसरो स्टैब्लिश हो रहा है हमारा। इसरो कब स्टैब्लिश हो रहा है बताइए, बोलिए। और यही इनकॉस्पार जो है ये कन्वर्ट हो रहा है, एक्चुअली में इसरो कन्वर्ट हो रहा है 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 इसरो हमारा यहां से बन रहा है। और इसी के 3 साल बाद जो है ना, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस सेपरेट बना दिया गया। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हम देखेंगे सेपरेटली यहां पे बना दिया गया। ये कब बन रहा है, ये बन रहा है आपको 1972 में बन रहा है, 1972 में बन रहा है, ठीक है। अब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बना, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनने के भी पीछे यही कि एक स्पेस कमीशन बनाया गया था, एक स्पेस कमीशन बनाया गया था, उसी बेस पे जो है एक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाया गया, जहां पे सबके उस वक्त ये इन सब की जो स्पेस कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है, इनके जो हेड जो देख रात करेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी वाले जो लेवल पे जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर ही रहते हैं नॉर्मली इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज हमारा चला है। अब हम देखेंगे कि इसरो फर्दर हम देख रहे हैं कि इतने में है, अब पूरा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर ऑटोनोमस बॉडी भी है, ठीक है।
इसरो के अंदर ये सारा चीज आता है, ठीक है। अब इसमें भी जो स्पेसिफिक है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। अब सिर्फ इसरो का जो फंक्शन के हिसाब से हम बात बताने जा रहे हैं आपको, इसरो, ठीक है। हम देखेंगे कि भाई NRSS इसरो के अंदर देखेंगे नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे सैटेलाइट बन रहा है, वो भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बन रहा है। अब ये रिमोट सेंसिंग क्या है हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये है इस तरीके का सैटेलाइट जो बन रहा है यहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद है, ये हैदराबाद में है, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। फिर हम देखेंगे आइजैक आता है, इंडियन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर बोला जाता है, और ये जो है ना ये बेंगलुरु में है, ये इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसका काम क्या रहता है, इसका काम रहता है डिजाइन बनाएंगे हम, टेस्टिंग करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सैटेलाइट। इनका काम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सैटेलाइट, यानी पूरा डिजाइन वगैरह जितनी भी चीजें हैं, ये आइजैक हेडक्वार्टर बेंगलुरु में आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। क्लियर है, डिजाइन टेस्टिंग सारा कुछ होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि सैटेलाइट तो बन रहा है हमारा, तो हम देखेंगे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो हम लोग कहते हैं, जो थिरुवनंतपुरम में है, तिरुवनंतपुरम, ये वो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे रॉबिन, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, हाँ तुम्बा वाला, ठीक है। तो वहां पे यहाँ पे लॉन्चिंग व्हीकल टेक्नोलॉजी भी बन रही है, यहाँ पे लॉन्चिंग व्हीकल टेक्नोलॉजी बन रही है आपको, हाँ तिरुवनंतपुरम उसके हेडक्वार्टर है। यहाँ पे जो नाम लिख रहे हैं हेडक्वार्टर है, आप छोटा एग्जाम देने जाइएगा तो यही सब क्वेश्चन पूछेगा फालतू फालतू, ठीक है। यूपीएससी में सबका हेडक्वार्टर पूछने वाला नहीं, आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट चाहिए। आप स्टेटमेंट टाइप करें कुछ भी हो जाए, लेकिन फंक्शन बेस्ड आप कैसे बता रहे हैं, ठीक है। एक सैटेलाइट यहाँ पर भी बन रहा है, स्पेसिफिक सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। कुछ सैटेलाइट का डिजाइन टेस्टिंग वगैरह भी आइजैक हेडक्वार्टर बेंगलुरु में हो रहा है। यहाँ पे हम सैटेलाइट को जिसमें हम रखेंगे, सैटेलाइट को हम जिस चीज में रखेंगे, मतलब इसको वैसे समझ लीजिए, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द सैटेलाइट, दिस इज नॉट सैटेलाइट, दिस इज लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। सैटेलाइट रखाता है यहाँ पे, ठीक है। तो सैटेलाइट बन रहा है, ठीक है, और दिस इज लॉन्चिंग व्हीकल, ये लेके जाता है ऊपर। तो सैटेलाइट कहीं और बनता है, लॉन्चिंग व्हीकल को कहीं और बन रहा है, जहां तक ठीक है मामला। चलिए उसके बाद हम देखेंगे कि लॉन्चिंग स्टेशन भी हमको हमारे पास है, जैसे कुछ लॉन्चिंग स्टेशन का नाम बता दीजिए। श्रीहरिकोटा में कौन सा है, श्रीहरिकोटा में कौन सा है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, या जितना भी लॉन्चिंग स्टेशन है हमारा उसका वहां पे बैठ कर सकते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, ये सामान बन रहा है, ये सामान बन रहा है, ये भी एक सैटेलाइट ही बनाने का जगह है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से लॉन्च कर रहे हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर, हाँ पेलोड यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, स्पेसिफिक, ठीक है, बन रहा है। अच्छा उसके बाद जो है हम लॉन्च करेंगे, लॉन्च भी करते हैं। लॉन्चिंग को भी अच्छा से देखने के लिए स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है हमारे पास, ठीक है। ऐसे सभी देखता है, ऐसा नहीं कि मतलब कोई एक देख रहा तो बाकी कुछ नहीं है, सब मॉनिटर करता है, लेकिन स्पेसिफिक जो है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, अब इसका हेडक्वार्टर किधर है, अहमदाबाद, इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। हाँ क्या बोल रहे, बता रहे हैं, इट लॉन्चेस द सैटेलाइट, SAC, हाँ मतलब जो लॉन्च होगा ना उसको पूरा दिखेगा, लॉन्चिंग कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं कैसे अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज के लिए। अब नहीं, कंट्रोल करने वाला अलग डिपार्टमेंट है, वो पूरा देख रहा है, पूरा मतलब फाइनल आपको टच देंगे वो पूरा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इस्त्राक, अब इसका भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु में ही है। अब यहां से क्या है ना कि जो लॉन्च हो गया है, अब जो लॉन्च हो गया है, ठीक है, लॉन्च जो हो गया है अब उसको चेक किया जाता है, देखा जाता है, जिसमें हम कहते हैं अब इस्त्राक का भी फर्दर डिवीजन है। डिवीजन मतलब कैसे बोलेंगे कि इसी में भी हम देखेंगे मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी दो जगह है, अगेन ऑर्गेनाइजेशन है,
ये ऊपर में जितना नाम लिखा लिखा रहे हैं ना, सब ऑर्गेनाइजेशन है, सबका कुछ ना कुछ फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे इस्तराक में भी क्या है ना कि इस्तराक के अंदर में आता है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, एक हसन में है, एक भोपाल में है। यानी अब जो जा रहा है ना नीचे से ऊपर तक, जब तक वहां पहुंचेगा नहीं, ये इस्तराक के अंदर ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चेक देख रहा है कि सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, फ्यूल सही है कि नहीं है, ठीक है, ऐसे चेक कर रहा है। तो इस तरह हसान एंड भोपाल, यस, कर्नाटक वाला, ठीक है। तो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी याद रखिए, हसान कर्नाटक वाला। तो स्पेस उसका तो हाँ हमने दिखाया था बैंगलोर का जो होगा इसरो का तो मैं नहीं पता कोई उसमें सब कुछ नहीं होता नहीं, सब कुछ नहीं होता है, डिवीजन इतना बटा हुआ है, इसरो तो इसके ऊपर है बैंगलोर में डिवीजन बटा हुआ है। अब इसमें जो फ्यूल जो लगता है वो कहीं और बनता है, जिसमें अब देखिए एलपीएससी लिखा हुआ होगा, लिक्विड प्रोपोर्शन, एलपीएससी में बनता है, ठीक है, ठीक है। प्लस इसमें जो तेल, जो ईंधन, जो फ्यूल लगता है वो एलपीएससी में बनता है, जिसको बोलते हैं लिक्विड प्रोपोर्शन सिस्टम सेंटर। अब ये कहां है? एलपीएससी का हेडक्वार्टर किधर है? मेन सेंटर, हेडक्वार्टर इसका महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी में एलपीएससी। अब एलपीएससी के अंदर जो है ना दो फर्दर ब्रांचेस है, एक जो है वलियावाला में है और एक बैंगलोर में है। एलपीएससी का फर्दर जो है हम देखेंगे, एक वलियावाला में है और एक बैंगलोर में है। यानी देखिए ये खुद एक महेंद्रगिरी में है, ठीक है, फ्यूल बनाता है, हम वो टाइप्स ऑफ फ्यूल पढ़ेंगे आगे चल करके, फ्यूल बनाता है। प्लस एक ब्रांच का वलियावाला में है और एक जो है बैंगलोर में है, जहां पे तेल वलियावाला, तिरुवंतपुरम, तिरुवंतपुरम आप ही के जगह में है कहीं पे, वलियावाला, हाँ लिख लीजिए, जो लिख लीजिए, ठीक है, चलिए। लिक्विड प्रोपोर्शन सिस्टम सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर लॉन्च हो रहा है, वहां से लॉन्च हो रहा है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर भी लॉन्च हो रहा है, वो मैनेज कर रहा है कैसे लॉन्च हो रहा है, नहीं हो रहा है, सही है कि नहीं है, सब मिलकर के काम करता है इसमें। क्या बोल रहे हैं? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, हाँ हाँ, ये भी देख रहा है। हेडक्वार्टर सब याद रखिएगा, इसमें बहुत सारा चीज आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। प्लस हम देखेंगे कि इसरो का जो कमर्शियल विंग है, इसरो का जो कमर्शियल विंग है, अब ये छोटे मोटे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता रहता है कि कमर्शियल विंग ऑफ इसरो जो है वो है अंतरिक्ष, हेडक्वार्टर है, यस हेडक्वार्टर है। देखिए आपको ना पूरा एक फॉर्मेट मिल रहा है, आपको इसे फर्दर रिसर्च करना है, एक एक करके पकड़ कर लीजिए, हाँ। लेकिन देखिए एक आपको ये भी बता देगा, आप कहीं भी क्लास कर लिए, ये ऑर्गेनाइज वे में सही से नहीं होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वेटेज कम दे देते हैं लोग लास्ट टाइम में, होता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट सब पढ़ने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोड़ा दब जाता है, लेकिन हम इसको ज्यादा पढ़ाते हैं थोड़ा सा, ये मेरी आदत है। हाँ, क्वेश्चन टफ नहीं रहता है, हम लोग हमारा बेसिक नॉलेज खराब रहता है इसके ऊपर। असल में बेस खराब है, बेस जो खराब रहता है ना, तो फिर क्वेश्चन हम लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं उससे, ठीक है। यहां तक मामला क्लियर है, ठीक है। प्लस हम लोग देखे थे NARL भी था, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी। अब ये एटमॉस्फेयर को रिसर्च करता है कि सही टाइम है नहीं है, ठीक है, वैसे देखा जाता है। अब इसका हेडक्वार्टर आंध्र प्रदेश, NARL, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, कमर्शियल, वो कमर्शियल विंग्स है, इसरो का कमर्शियल विंग्स है, कमर्शियल विंग्स ऑफ इसरो, हाँ कमर्शियल विंग्स, ठीक है।
तो दीज आर द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। चलिए, तो आई हैव कंप्लीटेड दिस वन, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। ठीक है, हेडिंग टुवर्ड्स इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेस। नाउ टेल मी द आंसर कि व्हाट इज स्पेस। एवरीथिंग इज इन स्पेस, ये तो है, बट व्हाट इज स्पेस? देखिए, क्या स्पेस को हम वैक्यूम बोल सकते हैं? ठीक है, अब ये फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स है, इस पर ज्यादा नहीं है हमको। हम साइंस वाली की बात करें हम, तो फेडरेशन इंटरनेशनल एरोनॉटिकल FIA के नजदीक एक क्रमन लाइन है, ठीक है, जो कि सी लेवल से ऊपर 100 किलोमीटर, अबव 100 किलोमीटर अबव क्रमन लाइन जो है वो कंसीडर किया जाता है कि स्पेस है। ठीक है, अगर आपको कोई स्पेस वॉक करने बोल रहा है और 100 किलोमीटर के नीचे करवा रहा है, तब भी आप स्पेस में वॉक नहीं किए हैं, समझ लीजिए। क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं? अकॉर्डिंग टू फेडरेशन इंटरनेशनल ऑर्नोटिकल FIA के नजदीक जो है हमारे पास एक कर्मन लाइन है जो कि 100 किलोमीटर होगा अर्थ सरफेस से। ठीक है, अब ये लाइन अगर हम ज्योग्राफी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वी हैव समथिंग कॉल्ड ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मेसोस्फियर। तो हम ये डिस्टेंस को कितना लेते हैं अप्रॉक्स? 18 किलोमीटर मैक्स लेते हैं। स्ट्रेटोस्फियर में कितना लेते हैं हम लोग? 50 किलोमीटर तक लेते हैं हम लोग मैक्स। यहाँ पे दिस इज 50 किलोमीटर, दिस इज 18 किलोमीटर। यहां से यहां कितना ले लेते हैं हम लोग? 84। एकदम एग्जैक्ट नहीं लेना, अप्रोक्सी बताइए। चलिए, 80 अबव है। तो अब ये जो मेसोस्फियर के पास जो लाइन हमारा बनता है, दिस इज कर्मन लाइन। आप बताइए, अभी इस पे हम लोग देखिए स्पेस में ही है वो, तो इसके नीचे तो नहीं होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर है, इसमें हम आएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहां पे, इसकी बात करेंगे। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द स्पेस। यही है स्पेस का डेफिनेशन। मतलब आपको बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखना, आपको कॉन्सेप्ट खाली समझते रहना और कुछ नहीं है। ठीक है, तो स्पेस डिक्लेयर कर दिए हम लोग। अब हम लोग स्पेस में जो जहां पे हम सब कुछ रखते हैं जाकर के ऑर्बिट के बारे में बात करते हैं। ऐसे बचपन में ऑर्बिट के बारे में क्या पढ़े हैं हम लोग? एक इलेक्ट्रिकल पाथ है ना। इस ऑर्बिट को हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द हाइट, अकॉर्डिंग टू एंगल। ये दो पार्ट में हम लोग नॉर्मली देखते हैं इसको, हाइट और एंगल के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, जब हम देखेंगे हाइट के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, तो एक तो है नियर अर्थ ऑर्बिट, नियर अर्थ ऑर्बिट। बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। जो भी एक्सपेरिमेंट करना होता है, जो भी एक्सपेरिमेंट सिर्फ करना होता है, कहीं मिशन में भेजने के लिए नहीं, हम नियर अर्थ ऑर्बिट में भेज देते हैं। अब ये 100 से 200 किलोमीटर के अंदर में रहता है, वो अपना वहां पे खत्म हो जाता है एक्सपेरिमेंट जब करना होता है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके। अब जो आता है हमारा वो है लो अर्थ ऑर्बिट। जो मेन है उसके बारे में पहले बात करते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। ये हाई अर्थ नहीं बोलेंगे इसको, इलेप्टिकल ऑर्बिट बोलेंगे इसको नॉर्मली। ठीक है, इलेप्टिकल ऑर्बिट की बात करेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, अच्छा, इन सब क्या चीज? L1 दूर है। L1 अभी L1 लैग्रेंजियन पॉइंट है ना, L1 L2 L3 L4 L5 जो है ये दूर है। अभी आएंगे उसको, सब पे अभी आएंगे। अभी पहले एक एक करके हम लोग जा रहे हैं, पहले नीचे तो पहुंच जाए पहले हम लोग। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम देखेंगे, इन सब के अलावा हम देखेंगे हमारे पास है पोलर अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो एक एक करके सब डिस्कशन करेंगे हम लोग। पोलर अर्थ ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट
आपको और क्या क्या ऑर्बिट है यहाँ पे, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, पोलर ट्रांसफर ऑर्बिट, और लास्ट में मानस के भी ख्वाहिश पूरा कर देते हैं, जियो स्टेशनरी। हाँ, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। आराम आराम से लिखिए, आराम आराम से पढ़ेंगे, आराम आराम से समझेंगे। अब व्हेन यू विल रीड द करंट अफेयर्स, ऑफन आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि भाई ये सैटेलाइट जो है इस ऑर्बिट में चला गया, ये सैटेलाइट जो है उस ऑर्बिट में चला गया, ठीक है। तो हम लोग हर ऑर्बिट को पहले समझ भी लेंगे। तो नियर अर्थ ऑर्बिट तो एकदम करीब करीब है, 100 से 200 किलोमीटर के अंदर, ठीक है। ये जो है ना, दिस इज योर फर्स्ट ऑर्बिट है जो 200 किलोमीटर से स्टार्ट होता है और करीब 2000 किलोमीटर तक इसको हम कंसीडर करते हैं। अगेन ये डेटा आपको थोड़ा सा इधर उधर मिल सकता है, अप्रॉक्स लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। लेकिन 200 से 2000 किलोमीटर के बीच में, मतलब अर्थ से अगर हम ऊपर में हम ये कंसीडर करते हैं कि ये 200 किलोमीटर है, तो दिस इज योर लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट। मिडिल अर्थ ऑर्बिट की जब हम बात करेंगे ना, तो ये हम देखेंगे कि 2000 ले लीजिए इसको या 1500 ले लीजिए, ठीक है। मतलब अलग अलग जगह पढ़िएगा, डेटा मिलेगा आपको, इसका हम रफली बात कर रहे हैं। 200 से हम कहीं कहीं 1500 किलोमीटर में मिलेगा, तो 1500 से ये स्टार्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। हम इसको हम फिलहाल 1500 और 2000 से हम बात कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब यहां से जो स्टार्ट करेंगे हम, तो करीब 20,000 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगा या देखने को मिलेगा, ठीक है। इस दोनों में आते हैं, इसका ये आप बताइए जियो स्टेशनरी का क्या किलोमीटर है। ये दोनों का रफली हम लेते हैं, लेकिन दिस इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है। ये अभी यूपीएससी क्वेश्चन पूछी हुई इस तरीके से, ये है 35786 या रफली 36,000 बोलते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट फिगर है एकदम कि 35,786 किलोमीटर जो है, दिस इज जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है। अब हम रिलेट करेंगे सबको धीरे धीरे। अभी आप कंसीडर किए दोनों एक है अभी, ठीक है। नाउ दिस इज अर्थ, ठीक है। अब अगर हम सैटेलाइट को कुछ ऐसे छोड़ते हैं, गलत ले लिया, एक ये रोटेट कर रहा है, पोल टू पोल रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको जो बोलते हैं हम लोग पोलर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। दिस इज पोलर अर्थ ऑर्बिट। अच्छा, समटाइम्स जो हम कहते हैं कि ऑल पोलर ऑर्बिट्स आर LEO, लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब उसको पहले ऐसे, लेकिन फर्क है दोनों में। नॉर्मल बुक्स पढ़िएगा ना, तो आपको LEO जो है, इसका पोजीशन की अगर हम बात करेंगे तो पोलर अर्थ ऑर्बिट भी नाम दिया जाता है, लेकिन दोनों में फर्क है, ठीक है। क्यों फर्क है? LEO का जो डायरेक्शन है, अच्छा, LEO का जो ये है, ये हम लोग सीधा सीधे इस तरीके से मूव करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो डायरेक्शन है पोलर का जो है, ये नॉर्थ टू साउथ है, पोल टू पोल। डिस्टेंस वही रहेगा जो LEO का है, डिस्टेंस वही रहेगा जो LEO का है। लो अर्थ ऑर्बिट का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर है, ठीक है। 200 किलोमीटर से 2000 या 1500 किलोमीटर तक मिलेगा आपको। तो पोलर अर्थ ऑर्बिट जो है, आपको जो नॉर्थ टू साउथ होगा वो हो गया, या कुछ एलिप्टिकल ऐसे मूव करता होगा, ठीक है। डिस्टेंस वही रहेगा। अब LEO में कौन कौन क्या क्या है, आपका जो सवाल था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो LEO में ही है, पोलर ऑर्बिट में नहीं है। उसका घूमने का मूवमेंट का एलिप्टिकल ऐसे घूमता रहता है। समझ में आ रही है बात? मूवमेंट समझ में आया? पोल टू पोल, ठीक है। तो पोलर अर्थ ऑर्बिट हो गया, और हर पोलर अर्थ ऑर्बिट जो है LEO होता है, लेकिन हर LEO नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके डायरेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग। मिशन जैसा है, मिशन कैसा है उस हिसाब से हम लोग बात करते हैं। हाँ, हाइट के हिसाब से सेम है, एग्जैक्टली। ऑन द बेसिस ऑफ हाइट अगर हम बोलेंगे तो हम रिलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, मिडिल अर्थ ऑर्बिट में इसकी बात करते हैं। हाई अर्थ ऑर्बिट में जो है, इसको हम रिलेट करते हैं GSO या GEO से, यानी जियो स्टेशनरी या
जियो सिंक्रोनस से। अब इसको समझिए, हमने एक बनाया था एंगल के हिसाब से, ठीक है, एंगल। तो अगर हम, ये अर्थ है हमारा, अर्थ के हम इक्वेटर के ही में अगर घुमा रहे हैं हम इक्वेटर में, यानी 0 डिग्री एंगल बनता है, 1 डिग्री बनेगा ना। देखिए ये अर्थ है, अगर हम ऐसे कुछ घूम रहा है तो ये 0 डिग्री है, लेकिन कुछ ऐसे घूम रहा है, ये मान के चलिए 30 डिग्री हो गया, या जिस हिसाब से कर रहे हैं, और ये ऐसे पूरा घूम रहा है, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। तो जो 0 डिग्री है वो ये वाला है बेस्ड ऑन द एंगल, जो 30 डिग्री इंक्लाइन है वो ये वाला है एमयू, और जो 90 डिग्री है वो एलयू कंसीडर करते हैं हम लोग, लेकिन है असल में क्या, पोलर अर्थ ऑर्बिट। ये बात हजम हुआ कि नहीं हुआ, उतना बताइए। हाई अर्थ ऑर्बिट को कंसीडर करते हैं कि अर्थ है, अर्थ के पहला वाला हो गया एलयू, उसके ऊपर हो गया एमयू, उसके ऊपर हो गया हाई अर्थ ऑर्बिट। अब वहां पे एक फिक्स्ड पॉइंट है हमारा, 35786 पॉइंट है। क्यों फिक्स किया गया है, इसका जवाब आप दीजिए। 35786 फिक्स क्यों किया गया है? एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड कहाँ रहता है? अच्छा सवाल उठा दिया आप। जो सैटेलाइट को हम छोड़ते हैं, फिक्स पॉइंट में कोई खड़ा नहीं रहता है, सब रोटेट कर रहा है, ठीक है। स्पीड एलईओ में, एमईओ में, एचईओ में क्या रहेगा? जो क्लोज होता है वो, हाँ 11-12 का साइंस याद कीजिए, एकदम सही है, 11-12 का साइंस याद कीजिए। पहले तो समझिए वो घूमता ही क्यों रहता है। न्यूटन्स के लॉ अगर लगाते हैं हम लोग, पिक्चर नहीं है। सवाल यही है ना, न्यूटन्स लॉ क्या कहता है कि कोई चीज अगर जा रहा है वो तब तक नहीं रुकेगा कि जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। तो हमारे जमीन की बात करें अगर हम लोग, तो हम पुलिस फेंकेंगे तो कब तक रुकेगा? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जमीन का फ्रिक्शन, ठीक है। लेकिन स्पेस में क्या है? कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो अगर आप फेंकिएगा स्पेस में तो वो लीनियर जाएगा, वो जाएगा कहां? देखिए अगर मान लीजिए कुछ फेंक रहे हैं तो वो सीधा ही जाएगा, लेकिन सीधा जाएगा, लेकिन होता क्या है कि ग्रेविटेशनल पुल टानता है, ग्रेविटेशनल पुल टानता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ड्राइव नहीं करना है, फॉर्मूला क्या है? gm/r², ठीक है। अब ये जाना चाहता है इधर है, ठीक है। अगर ग्रेविटेशनल पुल नहीं रहेगा सीधा लीनियर जाता रहेगा, लेकिन ये इसको टान रहा है, ये इसको टान रहा है, ये इसको टान रहा है, ये इधर घूम जा रहा है, ये इसको टान रहा है, ये इधर घूम जा रहा है, ठीक है। और एक स्पीड मेंटेन किया जाता है ताकि इसको काउंटर करे। देखिए इसका आंसर समझिए कि कोई चीज ऊपर में घूम क्यों रहा है। ग्रेविटेशनल पुल इज इक्वल टू, ये कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, mv²/r। फॉर्मूला कहां से आया? ध्यान मत दीजिए, आर्ट्स बैकग्राउंड, ठीक है। आप नॉर्मल समझिए इसको, आपको फॉर्मूला वहां पे करना नहीं है, हम बस समझा रहे हैं आपको, मैं खुद साइंस का स्टूडेंट हूं, ठीक है। आप समझिएगा कि हाथ में टाइट, रस्सी टाइट कर ली जैसे घुमा रहे हैं, ठीक है। और हम हाथ को रोक देंगे तो क्या फेंका जाएगा सीधा? जो सीधा जाना चाह रहा है, लेकिन वो टान रहे हैं हम अंदर, इसलिए वो हो रहा है। तो ये जो रोटेशन जो हो रहा है ना, इसका रीजन क्या है? एमसीक्यू है ये भी। ग्रेविटेशनल पुल काउंटर कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को, इसलिए वो घूम रहा है। समझ में आ रही है बात? ग्रेविटेशनल पुल काउंटर कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक ये काउंटर कर रहा है, कोई एक भी ज्यादा हो जाएगा तो वो निकल जाएगा। अगर इसका स्पीड हम कम कर देते हैं तो फिर नीचे गिर जाएगा सैटेलाइट, ठीक है। और अर्थ की ग्रेविटी कहां तक है? अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सटेंट कहां तक है? ऐसा साइंस में कहा जाता है कि अर्थ की ग्रेविटी 0 नहीं होता है, कम भी होता है लेकिन होता है, लेकिन इसका भी एक बनाया गया लिमिट, इसको बोलते हैं हिल्स स्फीयर। क्या बोलते हैं? हिल्स स्फीयर, जहां से सन की ग्रेविटी ज्यादा स्टार्ट होती है। लिख देना हुआ, इसको टाइम लेके अपने से लिखिए, आपको क्या क्या पढ़ने वाली है आपको कुछ आइडिया नहीं है अभी। हिल्स स्फीयर, ठीक है। ये अर्थ का जो ग्रेविटी का एक्सटेंशन जो है ना, वो एक हिल्स स्फीयर तक है। हिल्स स्फीयर के बाद से सन की ग्रेविटी डोमिनेंट हो जाती है। तो ये जो हम जो किलोमीटर मैक्सिमम के सैटेलाइट हम रखते हैं ना, वो 36,000 किलोमीटर के करीब, ये उससे भी क्रॉस कर जाता है, ठीक है। तो समझिए ये जो सैटेलाइट हमारा रखा रहा है इस जगह पे,
वो गिर सकता है अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे, तो स्पीड एक मेंटेन नहीं करेंगे। तो स्पीड मेंटेन करने का मतलब क्या हो गया, वो जो ग्रेविटी टान रहा है और आप जो जा रहे हैं, वो दोनों का स्पीड काउंटर होना चाहिए जिससे वो रोटेट कर रहा है। अब फ्रिक्शन नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है वो पकड़ के रोक दे कोई, इसलिए वो घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, न्यूटन्स लॉ, घूमता रहेगा। नो, मास ऑफ द सैटेलाइट कोई मतलब नहीं बनता इसमें। हाँ, एम ऑफ मास, ये मास ऑफ द सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड ऑन, इस पे डिपेंड नहीं। ये आपके, ये बात लूसेंट में साइंस में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम कैंसिल ऐसे कर देते हैं, एक आर कैंसिल हो गया, ठीक है। ये सब कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है आराम से रहिए, आर्ट बैकग्राउंड, ठीक है। अब फाइनली निकला क्या, ये देखिए v के साथ क्या रिलेशन निकल रहा है। अब इससे ये जो रिश्ता जो भी निकला, आप इतना समझिए कि अगर रेडियस जितना कम होगा, स्पीड उतना ज्यादा रखना होगा, और रेडियस जितना दूर होगा, स्पीड उसका स्लो ही होगा, मेंटेन करेंगे। तो अब अगर हम बात करें, हम आपको डेटा पे कुछ कुछ देंगे, वो डेटा अपने काम करनी है, एक नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे आपको, कुछ कुछ फैक्ट्स इसमें देखना पड़ता है। तो एलईओ में स्पीड सैटेलाइट का ज्यादा होगा, उसके कंपैरिजन में एमईओ में स्पीड सैटेलाइट का कम होगा, ठीक है। तो यहां पे समझिए कि जैसे कि हम बात करें पोल अर्थ ऑर्बिट, ये सैटेलाइट जो हम छोड़ रहे हैं नीचे में, तो इसका स्पीड ज्यादा होगा, ये एक दिन में 4 बार घूम सकता है एलईओ में, ठीक है। हम एग्जांपल लिखा भी देंगे, अभी तो समझ लीजिए, समझ सकते हो समझ लीजिए इसको। जैसे ही ऊपर जा रहे हैं, जो 35786 में है, वहां पे 24 घंटा लगता है अर्थ के साथ साथ। अभी एक चीज समझेंगे फिर से हम, ठीक है। अर्थ का रोटेशन और सैटेलाइट का रेवोल्यूशन एक करना रहता है जी, समझिए। जब हम कहते हैं रोटेशन, यानी अर्थ जो घूम रहा है और सैटेलाइट में जो घुमा रहे हैं हम, उस दोनों का एक टाइम करना है आपको, ठीक है। तो देख लीजिए, रोटेशन इज इक्वल टू रिवोल्यूशन। तो ऐसे जब ऐसा कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जियोसिंक्रोनस, जियोसिंक्रोनस। अब जब हम एकदम एग्जैक्ट इक्वेटर में डालते हैं, इक्वेटर के ऊपर हम ठीक डालते हैं, सैटेलाइट जा रहा है अगर, तो उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी। हाँ, एकदम, यानी 0 डिग्री एंगल। जब 0 डिग्री एंगल होता है तब हम कहते हैं जियो स्टेशनरी। हम लिखा नहीं देंगे, हम नोट्स दे देंगे आपको, आज समझ लीजिए, पॉइंट वाइज थोड़ा सा खाली लिखते रहिए ताकि कॉपी में समझ कुछ हो, ध्यान भी समझिए। जियो सिंक्रोनस किसको बोल रहे हैं, जो अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन एक साथ हो, जियो सिंक्रोनस। कहीं भी हो सकता है, ठीक है। जब हम खास इक्वेटर में कर देते हैं उस चीज को हम, तब उसको कहते हैं हम जियो स्टेशनरी, ठीक है। और अगर कुछ एंगल अगर बन जा रहा है, अगर कुछ एंगल ऐसे बन जा रहा है, एंगल कुछ बन जा रहा है, तो जियो सिंक्रोनस हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट रिमेन द सेम कि इसको घुमाना है हमको 24 ही घंटा में। इज दिस क्लियर? तो एकदम आराम से, ये सब कोर कॉन्सेप्ट है, जब एग्जाम में जाइएगा ना तो आराम से सॉल्व कीजिएगा ऐसा। जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी में फर्क पता चल गया। अब इनका डिस्टेंस वहीं पर है, एग्जैक्टली। आप कहीं भी कुछ भी कैसे पढ़ लीजिए, उसका अंदर वही आएगा आपको, ठीक है। अब वही है हायर अर्थ ऑर्बिट, या किसी किसी बुक में लिखा हुआ है कि हायर अर्थ ऑर्बिट जो है, ये जियो सिंक्रोनस के भी ऊपर बोला जाता है, अबाउट 40,000 बोला जाता है, लेकिन नहीं है, वो नॉर्मल है, सेम ही है, हम कंपेयर करते हैं इसको। क्लियर है? ठीक है। एलईओ का अब हम देखेंगे ना, किसका एलिप्टिकल पाथ होता है, किसका सर्कुलर होता है, ठीक है। किसका एलिप्टिकल पाथ होता है, किसका सर्कुलर होता है। अच्छा, नहीं, दूर वाला जो है वो सर्कल में घुमा रहे हैं, जैसे जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी जो है ना, वो सर्कुलर घुमा रहे हैं, सर्कुलर घुमा रहे हैं। बाकी जो सब है वो उसको हम लोग दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन हमारा फंक्शन कैसा है, क्या काम कर रहे हैं हम लोग। समझ में आ रही बात? जो जियो स्टेशनरी है, स्टेशनरी मतलब अगेन सेम घूम रहा है, तो एक ही जैसे लगेगा हमको, एक ही तरफ दिखेगा हमको, ठीक है, उसको जियो स्टेशनरी बोलेंगे।
आगे बढ़ने से पहले बताइए, हम आपको बताए हैं अभी तक लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट। इसको कंपेयर करेंगे अगर हम लोग तो पोलर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। और इसको अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि GSO या GEO, जियो स्टेशनरी या जियो अर्थ ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट, जो फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं आप, ठीक है। प्लस पोलर अर्थ ऑर्बिट भी हमने बात कर ली। अब समझिएगा, मान के चलिए हम लोग जो किसी सैटेलाइट को ऊपर पहुंचाना है हमको, कहा GSO में 36,000 के रेंज में पहुंचाना है, तो क्या डायरेक्ट पहुंच जाते हैं हम लोग? हम लोगों का डायरेक्शन कैसा होता है? अर्थ कैसे घूम रहा है? अर्थ का रोटेशन क्या है? वेस्ट टू ईस्ट ऐसे बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब हम जो लॉन्च करते हैं वो किस डायरेक्शन में लॉन्च करेंगे? अलोंग द डायरेक्शन और अगेंस्ट द डायरेक्शन? बात समझ में आ रही है बात? देखिए, ऐसा MCQ बनता है। हमारा इंडिया लॉन्चिंग स्टेशन किधर है? इस तरफ ही है, जो भी है, ठीक है। तो किधर किधर हम फेंकेंगे? इसी तरफ फेंकेंगे हम लोग। दो रीजन है, एक अगर कुछ होगा तो पानी में डिस्ट्रॉय होगा, और दूसरा रीजन है लेस फ्यूल कंजम्पशन। लेस फ्यूल कंजम्पशन क्यों? आप देखिए ना, जिस डायरेक्शन में कोई चीज जा रहा है उसी डायरेक्शन से निकलिएगा तो स्पीड रहेगा, एक तो तेल कम लगेगा। तो ये जो बात बोल रहे हैं ना, ये खुद MCQ है। आप प्रीवियस आप देखिएगा तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिल रहा है। तो पहले तो याद रखिएगा कि कोई भी पूरा ग्लोबली भी, इजराइल जो एक है जो अगेंस्ट भेजता है, जगह नहीं है। एग्जैक्टली, जगह से मुराद क्या है? इधर भेजेगा तो इधर जो है पूरा ये है, लैंड है पूरा, तो गिर गया तो फिर वॉर हो जाएगा वो। नहीं, हमारा चाइना ऊपर है, हमारा इस तरफ जो है ना, चाइना का भी अच्छा है, इस तरफ पैसिफिक ओशन वाला पार्ट है हमारा, हमारा भी अच्छा है इस तरफ, पूरा बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट हमारा पूरा है, ठीक है। तो कम चांसेस है नुकसान का, ठीक है, ठीक है। बोलिए, पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना। कौन सा? आप 36,000 इसको लिखिए, रफली 35,786 है। कुछ कुछ डेटा के मुताबिक जो है अबाउट 40,000 भी है कुछ, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे हम तो उतना ही बात करेंगे सिर्फ, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल बोलिए, आप लोग खुद ही बोलिए, अब इतना इतना हम लोग समझ चुके हैं। नहीं, इसको हम दूसरे हिसाब से समझाएंगे। चलिए, एग्जाम्पल डायरेक्ट नहीं करेंगे। देखिए, ये आई हैव कंप्लीटेड दिस 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 जियोसिंक्रोनस, दिस वन। अच्छा, हाँ, अब यही बताने वाले थे हम डेविएट हो गए थे थोड़ा सा, ठीक है। अब जब हम भेज रहे हैं वे अलोंग द डायरेक्शन जब भेज रहे हैं तो स्टार्टिंग में एलिप्टिकल पाथ तय करता है, ठीक है। एलिप्टिकल पाथ तय करता है। हमको सर्कुलर पाथ करने के लिए भी पहले एलिप्टिकल पाथ तय करता है। पहले हम लियो में जाएंगे, ठीक है। अब तेल इतना नहीं रहता है कि डायरेक्ट 36,000 किलोमीटर पहुंचा दे। एक तेल जल के खत्म होगा, डिटैच्ड होगा, ठीक है। दूसरा ईंधन, दूसरा तेल स्टार्ट होगा। तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जो हम जाते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं जियो ट्रांसफर ऑर्बिट या पोलर ट्रांसफर ऑर्बिट। मतलब एक ऑर्बिट से अगर हम पोल की तरफ मूव करवा रहे हैं, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ मूव करवा रहे हैं एक तेल को यूज करके, तो वो जो ट्रांसफर हो रहा है ना उसको बोलते हैं हम लोग, या तो अगर हम GEO में अगर हम डाल रहे हैं तो मान लीजिए मिडिल अर्थ ऑर्बिट में पहुंचे हैं, तो मिडिल अर्थ ऑर्बिट में रुका, थोड़ा सा रुकता क्या है, मतलब चलता ही रहता है वो, ये हुआ। उसके बाद वहां से फिर फर्दर प्रोपल्शन होगा, पुश मिलेगा उसको। तो वो जो इधर से उधर जो जा रहे हैं हम लोग, ये जो बीच का सफर है इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑर्बिट। ट्रांसफर ऑर्बिट, तो इसको वर्ड यूज करेंगे हम GTO। पोलर ऑर्बिट पे अगर डाल रहे हैं तो नियर अर्थ ऑर्बिट से LEO की तरफ मूव करवा रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे, अब जैसे कि 200 से 2000 किलोमीटर है, तो एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 400 किलोमीटर दूर है बीच में, तो पहले हो सकता है कि 200 किलोमीटर पे आके
एक तेल खत्म हो, दूसरा फिर स्टार्ट हो, फिर 400 में पहुंचे। तो ये, हाँ, तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑर्बिट। No, there is no specific numbers. This is actually roughly 200 to 2000 kilometer. It might be 2000 kilometer in the LEO. अच्छा, कहीं कहीं पे ये MEO जो है ना 1500 से लेकर के 36,000 यहाँ तक भी बोला जाता है ऐसा। लेकिन यही है अप्रॉक्स, हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग। मेंटेन ना करे, उस तेल से इतना काम है कि उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में पहुंचाना है बस। उसके बाद थोड़ी 10-10 साल थोड़ी तेल जलता रहता है, 10 साल तेल नहीं जलता है, कुछ नहीं सर, यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको ना, वहां पे फ्रिक्शन नहीं है। हाँ, स्पीड कम होगा तो फिर गिरेगा वो, फिर काम अब डेविएट हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, या स्पीड बढ़ गया किसी भी वजह से, कोई किसी भी रीजन से, तो निकल जाएगा उस ऑर्बिट से। ऐसा बहुत सारा हुआ। अब यही सब जो निकल जाता है या किसी वजह से किसी से टकरा जाता है, क्रैश हो जाता है, तो वहां पे कचरा बहुत है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेस डेब्रिस। ठीक है, स्पेस डेब्रिस के ऊपर क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, क्या किया जा रहा है इसके ऊपर। अब वो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, हम देखेंगे, तो पहले कॉन्सेप्ट पूरा देख ले रहे हैं हम लोग पूरा, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट बोलते हैं जो सोलर टाइम के हिसाब से, हम जो पोलर अर्थ ऑर्बिट है, पोल टू पोल, ठीक है, वो सन के टाइम के हिसाब से सिंक्रोनाइज करते हैं उसको, बाजार कुछ नहीं, कि हर दिन 12 बजे, हम एग्जांपल दे रहे हैं, अगर हम सेट किए कि हर दिन 11 बजे जो है इस वक्त इसी पोजीशन में दिखेगा, तो एक टाइम सेट करते हैं हम लोग। ठीक है, मेरी बात समझिएगा अच्छी तरीके से। एलिप्टिकल बॉडी में क्या होता है ना, एलिप्टिकल बॉडी में अगर दूर जाएगा तो स्पीड कम होगा, पास रहेगा तो स्पीड ज्यादा होगा। हाँ, ठीक है, ऐसा हो रहा है। लेकिन सन सिंक्रोनस में क्या बोलेंगे हम, तो हम उसको एक टाइम फिक्स करते हैं, मतलब आज अगर 11 बजे हम स्टार्ट किए तो फिर दोबारा भी 11 बजे ही आए, तो सन के साथ जो सिंक्रोनाइज करते हैं, यही पोलर अर्थ ऑर्बिट को, कुछ नहीं है, उसी को बोलते हैं सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट। यानी LEO, PEO, SSO एक्चुअली में एक ही ऑर्बिट का नाम है। ठीक है, LEO खाली ईस्ट टू वेस्ट वाला मामला है, PEO जो है वो आपको नॉर्थ टू साउथ वाला मामला है, और ये टाइम अगर हम मेंटेन करते हैं कि इतना टाइम में ही हमको पिक्चर लेना है, इतने बजे हर दिन कैप्चर करना है, तो वो SSO हो जाएगा बस। वही ऑर्बिट है, उसी को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट हम बोलेंगे। ठीक है, तो आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से इस चीज को। ऑर्बिट एक समझ में आया आपको? ठीक है, ऑर्बिट में कोई दिक्कत है? एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, हम चलेंगे ऑर्बिट के बाद क्या था हमारा, सैटेलाइट। अब सैटेलाइट जो है ना, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन पढ़ते हैं हम लोग, अब बेस्ड ऑन पेलोड पढ़ते हैं हम लोग, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन पेलोड। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट का वजन। पेलोड में देखेंगे माइक्रो सैटेलाइट, आप सुनिएगा वर्ड, और मैक्रो सैटेलाइट सुनिएगा वर्ड। जब आप करंट अफेयर्स पढ़िएगा ना, तब इन सब आप जान पाइएगा। ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट जो है ना, माइक्रो में हम देखेंगे, खुद माइक्रो जो है 10 to 15 kg, 10 to 15 kg का सैटेलाइट होगा, इसको बोलेंगे हम माइक्रो। ठीक है, 1 to 10 kg फिर देखेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे नैनो सैटेलाइट, नैनो सैटेलाइट। और लेस देन 1 kg, दिस इज योर पिको सैटेलाइट। कभी कभी सुनिएगा कि एक साथ 50 सैटेलाइट लिया है, 60, तो एक साथ 50-60 जो जा रहा है, उसमें आपको ऐसा सैटेलाइट देखने मिलेगा, माइक्रो सैटेलाइट, नैनो सैटेलाइट, पिको सैटेलाइट, ऐसा देखने को मिलेगा। जब आप करंट अफेयर्स न्यूज पढ़िएगा, आपको अंदाजा होना चाहिए कि भाई अच्छा, मतलब ये रेट जा रहा है, समझ रही बात।
ये वेट जा रहा है। अच्छा, मैक्रो में अगर हम आएंगे तो मैक्रो में हम देखेंगे एक मिनी सैटेलाइट है, मीडियम सैटेलाइट है और हेवी सैटेलाइट है। ठीक है, अब ये मिनी सैटेलाइट का यही सब आगे बढ़ाएंगे 15 से 100 केजी तक। 15 to 100 केजी का सैटेलाइट अगर होगा तो वो मिनी सैटेलाइट जाएगा। 100 से 1500 अगर होगा तो वो मीडियम सैटेलाइट जाएगा, और ग्रेटर देन 1500 जाएगा तो वो हेवी सैटेलाइट जाएगा। इसका एप्लीकेशन जस्ट करंट अफेयर्स पढ़ के समझने के लिए है। जब लिखा है कि मिनी सैटेलाइट भेजा गया है तो आपको समझ में आना चाहिए कि मिनी सैटेलाइट क्या है ना। बेस्ड ऑन जब हम कहते हैं कि एप्लीकेशन बेस्ड पे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है, तो जो भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होता है, अच्छा, नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा आपको? नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का हेडक्वार्टर हैदराबाद। कोई बात नहीं, होता है ऐसा, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो भी बनेगा उसको डालेंगे हम लोग एलईओ में। एलईओ में पोलर अर्थ ऑर्बिट में, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भी डाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो नीचे ही वाले ऑर्बिट में डाला जाता है नॉर्मली, ठीक है। अब इसका काम क्या है, यानी जब आप पढ़ते हैं कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है तो आप समझिए, जैसे कुछ एग्जांपल ले लीजिए। एक सैटेलाइट दिया था कार्टोसाट, एक सैटेलाइट दिया था रीसैट, एक सैटेलाइट दिया था ओशन सैट। रिमोट जो हम एलईओ में डालते हैं वो सैटेलाइट जो है कार्टोग्राफी, जो हमारा फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप जो सब है कार्टोग्राफी के लिए वो है। कार्टोग्राफी रिसैट, रिसोर्सेज सैटेलाइट, जितना भी मिनरल्स माइंस कहां पे है हमको, या फॉरेस्ट रिपोर्ट जो निकलता है, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो हमको डेटा मिलता है, वो सैटेलाइट आरएसएस से ही तो लिया जाता है। समझ में आई बात? ठीक है। ओशन ओशन सैट, ओशन का जो डेवलपमेंट जो हम लोग कह रहे हैं कि एल नीनो इस साल होगा या नहीं होगा, इंडियन ओशन डाइपोल होगा नहीं होगा, वो कहां से पता चलता है हमको? वो इससे पता चलता है। प्लस पानी में भी टेक्नोलॉजी है, जो आपको टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उससे देखा जाता है नॉर्मली। सुनामी वाला वार्निंग सिस्टम जो है वो हैदराबाद में बना है, उसको बोलते हैं इनक्वाइस। सुनामी आता है स्पेस की वजह से नहीं, सुनामी आता है प्लेट टेक्टोनिक की वजह से। तो ठीक है, उसका भी वार्निंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम बना है, वो हैदराबाद में इनक्वाइस बोलते हैं उसको, INCOIS। एक ही बात है, हम एलईओ पीओ सब रखे हैं उसमें, एक ही बात है। हाइट ले लीजिए उतना ही है। अब हाइट 200 से लेकर के आपको 2000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर तक है, बीच में कहीं पर भी हो, ठीक है। तो जब भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, अगर आपसे पूछेगी जैसे क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे क्वेश्चन आएगा, आपको कई बोल दिया कि भाई हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन एग्रीकल्चर टू प्रमोट द एग्रीकल्चर, तो क्या यूज करेंगे? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इससे पता चलेगा पानी कहाँ सूख रहा है, कहाँ पे पानी था, कहाँ पे पानी नहीं है, कहाँ पे इरिगेशन में जरूरत पड़ेगा, कहाँ पे नहीं पड़ेगा, इसे हम लोग पता करेंगे। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत है इसमें? गूगल मैप कैसे काम करता है? जीपीएस। अभी हम उसी पे आने वाले हैं, ठीक है। ये है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अब इसका हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, एलईओ हो गया, नॉर्थ टू साउथ हो गया, ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट वाला डायरेक्शन घूम रहा है अपना, ठीक है। नेविगेशन सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट मोस्टली MEO में रखा जाता है, और इसका पाथ एलिप्टिकल ही होता है, इंक्लाइंड होता है। समझ आ रही बात? इसका पाथ एलिप्टिकल होता है और इंक्लाइंड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल अभी आपने जो बोला जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। जीपीएस हमारा क्या है? हमारे का नाम बताइए ना। ऐसे हम लोग कहते हैं IRNSS, लेकिन पूरा जो नाम बना है नाविक, पूरा नाम बना है नाविक, ठीक है। अच्छा नहीं, 6-7 सैटेलाइट गया है, जिसमें 3
जियो स्टेशनरी में है और 4 जियो सिंक्रोनस में है। अब तो मतलब समझ में आ रहा होगा जियो। हाँ, इसमें असल में एक फेल हो गया था, फिर 8वां भी गया था, वो ABCD करके, आप उसको गूगल करके अच्छा पढ़ लीजिएगा, INSS ABC ऐसे करके एक एक करके गया था। अब क्यों किया जा रहा है? हम लोग अभी भी यूज कर रहे हैं GPS, नाविक अभी भी यूज नहीं कर रहे हैं। अब आप इमेजिन करिए, एक मूवी बनी है पोखरान, पोखरान में जो टेस्टिंग करने का होता है, सैटेलाइट जो घूमता है उस हिसाब से वो, ताकि अमेरिका को पता नहीं चले। मतलब आप समझिए, हमको पाकिस्तान में अगर मारना हो तो हो सकता है कि हम नीचे, मेरे पास सैटेलाइट जो भी लॉन्चिंग व्हीकल है हमारे पास, उसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, पाकिस्तान के करीब करीब राजस्थान की तरफ ले जाएंगे हम, अब नीचे से ऊपर तक, तो अमेरिका को पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा अपना लाया गया, नाविक लाया गया, ताकि हम डिपेंडेंट उनको नहीं रहे। तो अभी हम लोग ये समझिए एक ट्रायल नहीं है, अपना डिफेंस वाले यूज कर रहे हैं सिर्फ इसको। हम लोग अभी भी अमेरिका का ही लोकेशन यूज कर रहे हैं, GPS यूज कर रहे हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग। ठीक इसी तरह चाइना का अपना है बेदू, चाइना का अपना है, चाइना अपना बना के रखा है कि भैया हम मिसाइल इधर से उधर कुछ भी करें, तुम हमारा लोग हमको पकड़ नहीं पाओगे। ठीक है, मामूली जापान, जापान का अपना है क्वासी जेनिथ, क्वासाई जेनिथ जापान का है। रशिया का अपना है ग्लोनास, गैलीलियो। एक और है हमारे इंडिया का गगन, गगन। अब ये जब आया था ना, तब इस पे MCQ क्या, इसरो प्लस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये दोनों का कोलैबोरेशन से ये गगन बनाया था। तो इसका फुल फॉर्म देखिएगा ना, तो GPS ऑगमेंटेड करके है, मतलब GPS यूज कर रहे हैं हम लोग फिर भी इसमें, यानी ये बना है इसरो प्लस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर के गगन। इसका थोड़ा स्पेलिंग देखिए, ग्लॉसनास है या ग्लोनास है, एक बार हल्का क्रॉस चेक कर लीजिए, ग्लोनास बोलते हैं, जापान। ठीक है, और गगन जो है वो है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। अब ये बेसिकली गगन जो बनाया गया था ना, बे ऑफ बंगाल, साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट तक को कवर करता है। ये जो बनाया गया ना, बे ऑफ बंगाल, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट तक को हम कवर करते हैं इससे। समझ में आ रहा है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस बार क्या, उस बार भी अच्छा ही लगा था, उस बार कुछ हम नया नहीं पढ़ाए थे, यही पढ़ाए थे। ये तो कोर कॉन्सेप्ट है ना, बेसिक है, नया नया एडमिशन था, आगे हम सीधा शुरू कर दिए होंगे। अभी क्या ना, अब यूज टू हो चुके हैं स्टाइल से, वो भी पढ़ाते हैं, आदत पड़ गया है, इसलिए अब समझ में भी आ रहा होगा। चलिए, 2 बार पढ़ रहे तो अच्छा ही। ठीक है, अब रही बात, हम लोग टीवी देखते हैं, बात करते हैं, हम लोग टीवी देखते हैं, बात करते हैं हम लोग, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जाता है GEO, हायर अर्थ ऑर्बिट में जाता है, यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग बोल लीजिए, टेली कम्युनिकेशन बोल लीजिए, और कुछ नेविगेशन सैटेलाइट को रखा जाता है, लेकिन लार्जली MEO में ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वेदर फोरकास्टिंग हो गया, और टेली कम्युनिकेशन वाली चीजें हो गई, जो है ये सारा जो है, या रेलवे वगैरह जो यूज कर रहा है पूरा, वो सब इसी में यूज कर रहे हैं, रेडियो, मोबाइल, रेलवे, वेदर, टेलीकास्टिंग, ये सब कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात करेंगे तो जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस, जो जैसे भी शॉर्ट फॉर्म लिखना लिखिए इसको। ठीक है, कुछ ब्रॉडबैंड सैटेलाइट जो है वो नेविगेशन में है कुछ, लेकिन लार्जली जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट सब जो है वो यहां पे ही रहता है हमारा। ठीक है, कम्युनिकेशन हम लोग किस चीज से करते हैं, हमारे पास जो आता है ऊपर से, क्या क्या चीज आता है, कोई रेज आता है, तो रेज का बेस्ट ट्रैप ऊपर में ही होता है, वहां से सिग्नल आता है हमारे पास। आयनोस्फीयर जिसको अगर हम बात करेंगे और ऊपर तक पूरा फैलेंगे हम लोग, जो है वो बेस्ट वहां से आराम से कैच करके फिर भेजते हैं हम लोग, लेस डिस्टर्बेंस ऑफ सर्फ, यही सब चीज। अब ऊपर में इतना ही नहीं है, तो एकदम घुसेंगे ना तो बैंड है, डिफरेंट डिफरेंट बैंड है, बैंडविड्थ है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना
93.5 FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है, तो वो सब है, तो और एकदम घुस जाना पड़ेगा उसमें, लेकिन उतना घुसने की भी जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है, लेकिन देखेंगे हम लोग थोड़ा थोड़ा सब देखेंगे। चलिए ये बताइए, इतनी बातें क्लियर है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं अब तक? स्पेस का डेफिनेशन, ऑर्बिट, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट पढ़ लिए, और टाइप्स ऑफ सैटेलाइट भी हमको समझ में आ गया बेस्ड ऑन द पेलोड और बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। तो एकदम क्लियर है एमईओ में कौन सी चीज रहता है। अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट दे दे कि मिडिल अर्थ ऑर्बिट में जो है आपको कार्टोसाट, रिसैट, ओसिनसैट या ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन लिखा हुआ, तो गलत होगा स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए, तो आपसे पूछ ले कि भाई टीवी ब्रॉडकास्टिंग किस कौन सा सेट कहां पे रखा जाएगा, तो क्या बोलिएगा? डिश टीवी वगैरह कहां पे रखा जाएगा, तो क्या बोलिएगा? कम्युनिकेशन सैटेलाइट मतलब किस जगह पे? ऑर्बिट में। क्लियर है? ठीक है, चलिए बाकी नोट्स आपको दे देंगे। जैसे कुछ वेदर सैटेलाइट्स का नाम है GOES, GOES, दे देंगे, सब बनाए, आज ही हम बनाए हैं, थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे फिर हम दे देंगे, ठीक है। 400 से 800 किलोमीटर के बीच में नॉर्मली रखा जाता है, सन के टाइम से मैच करने के लिए कि अगर इंडिया में सन पोलर ऑर्बिट की तरह घूम रहा है तो 12 बजे आज सैटेलाइट आएगा, और उसी वक्त जो इमेज लेगा फिर अगले दिन भी फिर वही टाइम में आएगा आपको लेने के लिए। हाँ, क्या बोल रही है? 400 से 800, हाँ, इसका स्पेसिफिक है। हम तो बोले नोट्स में दे देंगे, सब कुछ फैक्ट्स है कि कौन कितना मिनट लग रहा है। अगेन वैसा एग्जाम में एकदम पूछेगा नहीं, आपको तो जनरलाइज आइडिया होना चाहिए क्या है, बस। इसलिए हम वो लिखा नहीं गया कि एकदम कितना देर लगेगा, कितना सेकंड में घूमेगा, वो सब लिखा नहीं गया। चलिए बातचीत, आज का क्लास हो गया क्या? तो रेडी हो जाइए फिर से, ठीक है। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स टाइप्स ऑफ, अब हम लॉन्चिंग व्हीकल पढ़ेंगे। लॉन्चिंग व्हीकल, ऐसे कुछ बात कर रहे हैं। लॉन्चिंग व्हीकल में भी देखेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे हम एक्सपेरिमेंटल फेज, फॉलोड बाय लर्निंग फेज, फॉलोड बाय लॉन्चिंग फेज, ठीक है। उसके बाद एडवांस फेज। इसको बेस्ट समझना है ना तो इसरो की वेबसाइट में घुस जाइएगा, पूरा लॉन्चिंग व्हीकल का दिया, कोई इधर नोट्स पढ़ने का जरूरत नहीं है। इसरो की वेबसाइट में घुस जाइएगा, तस्वीर के साथ दिया हुआ है, अपना देख लीजिए इसको, ठीक है। हमारे का तो फिर आपको गाइड कर देंगे नॉर्मली। एक्सपेरिमेंटल फेज हमारा सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बोलते हैं इसको, ठीक है। लर्निंग फेज ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बोलते हैं हम लोग इसको। लॉन्चिंग फेज में हम देखेंगे कि दो है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल GSLV, दिस इज लॉन्चिंग फेज, जहां से हम लोग लॉन्च करना स्टार्ट कर दिए। ये एक्सपेरिमेंट फेज में था, जो नियर अर्थ ऑर्बिट में एक्सपेरिमेंट करके या कुछ भी करके हम लोग करने की कोशिश की है, लॉन्चिंग फेज हो गया। एडवांस फेज में अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे GSLV का मार्क 1, 2, 3 और फर्दर एडवांस फेज जो है रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, RLVTD। अब तक तो जो जाता है वो वापस नहीं आता है, लेकिन अब जो जाएगा रख करके फिर वापस आएगा, ये एडवांस लेवल पे है। अभी भी हम लोग इसमें खड़े नहीं उतरे हैं, नहीं, कोशिश की जा रही है, अभी हम लोग यहाँ पे हैं। सुनीता विलियम्स, वो बेचारी एकदम कमजोर हो रही है, लाने का एलोन मस्क तो बोला है कि उसको लेके आने की कोशिश करेंगे हम लोग। फंस गई है वो, स्पेस में ही है वो एक ही है, दो है। वो RLVT व्हीकल में आएगी, अब जाए तो जाना ही तो थोड़ी है, इसको पढ़िएगा कि कहाँ पे है, कैसे कहाँ फंसी हुई है वो, क्यों नहीं ला पा रहा है। हाँ हाँ, ठीक है। तो अगेन इधर आ जाइए, ये फर्स्ट फेज है जहां पे एक्सपेरिमेंट हुआ है। हम बोलेंगे पहला जो गया एक रोहिणी गया था हमारा, रोहिणी
ठीक है, अब ये सब एग्जाम्पल सब है फर्स्ट फेज में, ठीक है। अच्छा, अब ये जो गया था इसमें साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे तेल, फ्यूल के बारे में। ये 4 स्टेजेस था। क्या है 4 स्टेज, अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी ये लर्निंग फेज था, तो हम देखेंगे ये इसी का एडवांस थोड़ा सा भेजा एक्सपेरिमेंट किया गया था, स्रॉस स्ट्रेच्ड रोहिणी सैटेलाइट सीरीज। इसका ना सीरीज है SLV D1 D2 D3 सीरीज है। अगेन काम करनी है, आप इसरो की वेबसाइट में घुसिएगा, मिल जाएगा आपको। फास्ट हो रहा है क्या? फिर से समझिए, एक्सपेरिमेंटल फेज है, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, इसका सीरीज सब मिलेगा आपको, SLV D1 SLV D2 SLV D3 ऐसे करके मिलेगा। कुछ सक्सेस हुआ था, बहुत सारा फेलियर भी हो गया था स्टार्टिंग में, एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे हम लोग। इसमें से रोहिणी का एक नाम आता है, रोहिणी को और थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया था, तो उसको बोला गया था स्ट्रेच्ड, ठीक है, रोहिणी, तो स्रॉस उसको बोला गया था। तो ये भी लर्निंग फेज में था। हमारा जो लॉन्चिंग फेज जो हुआ, PSLV लेके गया। अब PSLV में हम देखेंगे ये थर्ड जनरेशन है, बोलते हैं इसको हम लोग, ये 4th जनरेशन बोलते हैं, इसको 5th और 6th जनरेशन हम लोग बोलते हैं स्टेज, ठीक है। तो अब क्या है, PSLV की बात करेंगे हम लोग। तो इसमें अगर आप हम यहाँ पे एक बनाते हैं रॉकेट टाइप का, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिसाइल एंड रॉकेट? बोलिए, नहीं बोलिए, थोड़ी थोड़ी है, ठीक। वो असल में जो बात कर रहे हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का डिफरेंस बता रहे हैं। हम समझ गए वो, ठीक है। अब जो स्पेस में जा रहा है, रॉकेट बोल दे रहे हैं उसको हम लोग, नीचे में इसी को यूज करके मारेंगे हम, मिसाइल बोल दे रहे हैं। हाँ, हमास जो रॉकेट बोल रहे हैं उसको, रॉकेट लॉन्चर। अच्छा हाँ, वो रॉकेट लॉन्चर इज नॉट ए रॉकेट, वो है मतलब एक गाड़ी की तरह रहेगा, वो लॉन्च होगा। रॉकेट लॉन्चर एक गाड़ी है, व्हीकल है, जिससे वो मिसाइल को लॉन्च कर रहे हैं, उसको रॉकेट लॉन्चर, ठीक है। मतलब है दोनों एक ही, बस लेकिन फिर भी एक क्लासिफाइड किया गया कि ऊपर जा रहा है तो इसको रॉकेट बोल देंगे, मारने के लिए यूज कर रहे हैं तो ये बोल देंगे, बता कुछ नहीं इसमें, ठीक है। तो हम देखेंगे ना कि सॉलिड लिक्विड, या कुछ मिसाइल जो है कुछ स्पेस में जो भेजते हैं हम लोग, या होता है सॉलिड, ठीक है। यानी जब आपसे पूछा जाए कि स्टेजेस कि कितना स्टेजेस है, तो इसका मतलब यही समझिएगा कि यहाँ पे हम फ्यूल की बात कर रहे हैं, यानी कोई एक सॉलिड फ्यूल होगा जो बन रहा है, एक लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर में जो बन रहा है, LPSC में बन रहा है, तो लिक्विड वाला बना रहा है, उसमें भी स्पेसिफिक विकास इंजन आप पढ़िएगा तो नाम मिलेगा उसका। खैर यहाँ पे आते हैं लोग, तो ये सॉलिड का नाम क्या है? नाम कुछ याद बात है तो बताइए। HTBP सॉलिड का नाम है, क्या है? हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, ये है सॉलिड फ्यूल है। पॉलीब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन, हाँ ब्यूटाडाइन। लिक्विड की अगर हम बात करेंगे, तो ये है अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजाइन, UDMH, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजाइन, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजाइन। ये PDF में नहीं लिखा है अभी तक, लेकिन हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। हम अभी लिख लीजिए, फिर भी शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए ना, आपने पढ़िएगा, गूगल कर लीजिएगा। अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजाइन। और एक लिक्विड बोला जाता है MMH, हाइड्रोजन, MMH, मोनोमिथाइल हाइड्रोजाइन, जो बोलिए आप इसको। तो हाँ, ये सॉलिड है, दिस वन इज लिक्विड, हाँ हाँ, MMH भी लिक्विड है। मोनो मिथाइल हाइड्रोजन, क्या
हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीग्लूटाडाइन। गूगल से देख लीजिएगा फुल फॉर्म क्या लिख रहा है, एसटीबीपी याद देख, एसटीबीपी लिख लीजिए, घर में काम कीजिए इसको। तो हम देख रहे हैं 4 स्टेजेस सब है। जीएसएलवी में जब हम आते हैं, जीएसएलवी में क्या है, जीएसएलवी कैसे काम करता है? हाँ, धीरे धीरे। ये जो है ना, जीएसएलवी हेवी वेट उठा सकता है, क्रायोजेनिक सिस्टम है। तो यहाँ पे अगर आप इसको हम कंपेयर कर दें, ये 3 स्टेज रहता है, सॉलिड, लिक्विड, क्रायो। सॉलिड, लिक्विड, क्रायो, ये 3 स्टेज पे काम करता है। अब क्रायो जो है हाइड्रोजन भी यूज करते हैं इसमें हम लोग, और ऑक्सीजन एज एन ऑक्सीडाइजर यूज करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज करते हैं इसमें हम लोग। तो बेसिकली दिस इज अबाउट द फ्यूल ऑफ दिस लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, अब आप पढ़िएगा कि भाई चंद्रयान कौन से व्हीकल से गया। अब पीएसएलवी का भी वेरिएशन है, 3 से 4 वेरिएशन है पीएसएलवी का। ठीक है, एक एक्स्ट्रा लार्ज है। ठीक है, इसरो के वेबसाइट में सब वेरिएशन दिया हुआ है, विथ लेंथ, हाइट सब दिया हुआ है, आपको हल्का हल्का देखना है। हम बता भी देंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको पूरा बताएंगे भी। चंद्रयान 1 किससे गया है, चंद्रयान 2 किससे गया है, मिशन मार्स किससे गया है, ये सब नोट्स में हम दे देंगे, ये सब रखने वाला चीज है। ये आपको याद रखना होगा कि भाई ये चल रहा है। ठीक है, पीएसएलवी का वेरिएशन का नाम लिख लेते हैं, पीएसएलवी कोर अलोन, यानी सूखा सूखी, सीधा सीधी पीएसएलवी। ठीक है, अच्छा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका मतलब क्या हो गया, पीएसएलवी कहां जाएगा, एलईओ में पीएसएलवी लेके जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब जब पहले नॉर्मल पीएसएलवी था हमारे पास तो लेके जाते थे, अब पीएसएलवी का और भी है, एक है पीएसएलवी एसबी, सैटेलाइट व्हीकल, जिसमें बूस्टर लगा हुआ है, जिसमें बूस्टर लगा हुआ है। एक है पीएसएलवी एक्स्ट्रा लार्ज। अब ये सब हेवी सैटेलाइट को, मिनी सैटेलाइट, मीडियम सैटेलाइट, हैवी सैटेलाइट पीएसएलवी ले नहीं जा पाता था, उसके लिए जीएसएलवी बनाया गया है कि हेवी सैटेलाइट को हम जो है ऊपर पहुंचा दें। हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नहीं था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यूएसए कुछ जो है मिलकर सब बना के ऊपर रखे हुआ है, इंडिया अपना भेजने वाला है। कब तक जाएगा, ये भी करंट अफेयर्स में है, देख लीजिएगा एक बार, शायद 2030 या पता नहीं कब तक है, देख लीजिएगा। इंडिया का अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाला है, तो कैसे भेजेगा, हमें क्या वहां पे लोग रहते हैं, एज अ ड्यूटी करते हैं भाई वहां पे, क्या कर, ठीक है, किसी का कुछ जा रहा है, खत्म हो गया, मूवी, अरे हॉलीवुड मूवी देखिए सब बता देगा, ये स्पेस स्टेशन, हेलो ये लैटिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड, ये वो करके जो है बोलेगा यहाँ पे तेल खत्म होने वाला है, वो आ जाओ यहाँ पे कोलैबोरेट करके वहां से दे देगा। स्पेस किसी एक कंट्री का नहीं, सबका है वो, यही फिलॉसफी से काम चलता है। इसरो हो गया या नासा हो गया, इसमें आपस में डिवीजन नहीं होगा, स्पेस में जो भी चीज किया जा रहा है सबके लिए किया जा रहा है, लेकिन पॉलिटिशियन फिर भी इसमें, जीआई जो मूवी अगर देखिएगा उसमें एक लास्ट सीन है जीआई जो की मूवी में कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है ना सबको बुलाया, हर कंट्री के मीटिंग में, कि बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, सारे लोग आए, उसका सब जो है अपना अपना डिफेंस सिस्टम का एक मिसाइल छोड़ने वाला ये लेके आया और बोला कि सब लेके आइएगा, सब बातचीत करना है। तो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो कह रहा है कि आपको पूरा मिसाइल सिस्टम डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा सबको। तो बोला क्यों करें, हम तो आपस में लड़ाई कर भी नहीं रहे हैं। वो नहीं, अगर आप नहीं कीजिएगा तो हम आपके साथ वॉर करेंगे, आपके साथ वॉर करेंगे, आपके साथ वॉर करेंगे। ठीक है, सब परेशान कि भाई पागल हो गया है क्या। तो ये जो है अमेरिका जो है अपना बक्सा खोला और मिसाइल छोड़ दिया। ठीक है, अब मॉनिटर में देख रहा है कि 10-12 मिसाइल जो है ईस्ट की तरफ कंट्री में सब जा रहा है। तो अब सारा देख रहे हैं हमारे कंट्री में मिसाइल आ रहा है, तो सब अपना अपना ये निकाला और सब अपना मिसाइल का बटन ऑन कर दिया। अब उधर से भी आ रहा है मिसाइल, तो अब बोल रहा है कि अगर हम लोग जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हिट करने वाला होता है
अमेरिकन प्रेसिडेंट अपना मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देता है। अच्छा, कोई डिस्ट्रॉय करना नहीं चाह रहा, ये डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद लास्ट में सब धीरे धीरे अपना अपना मिसाइल डिस्ट्रॉय कर रहा है, ऊपर ही में डिस्ट्रॉय कर रहा है। चाइना सबसे लास्ट में किया, चाइना लास्ट में डिस्ट्रॉय किया ठीक है। उसके बाद अमेरिका बोलता है अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद फिर मॉनिटर में दिखाया कि स्पेस में कुछ खुला, खुलने के बाद जो एक छोटा सा कंट्री को एक रे गिराया और वो पूरा कंट्री डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब सबका जो मिसाइल सिस्टम है पहले खत्म करवा दिया, एक स्पेस में सैटेलाइट के थ्रू एक कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो बोला तुम चाहते क्या हो? तो बोला तुम सब, तुम सब। अब किसी का मिसाइल सिस्टम वैसा नहीं है पावरफुल, ये बना के रखा था ऊपर में, इसलिए अपना मिसाइल को डिस्ट्रॉय किया। अब वो सिर्फ एक सैटेलाइट जिस कंट्री में भेजेगा ऊपर से गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, तो चलिए सब कंट्री को ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं पे वैसे खत्म करते हैं और कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इसके बाद जब भी क्लास होगा तो डिफेंस टेक्नोलॉजी में एंट्री करेंगे, लेकिन इसका कुछ बचा हुआ है, 1 घंटे का और बचा हुआ है इसका, तो हम फिर इस पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए।